विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं 806 का कोड नंबर सी। आपका सेट सी हो या बी हो या डी हो, सभी के आंसर्स आपको इसी में मिल जाएंगे, केवल क्वेश्चन नंबर चेंज होंगे उसमें। तो आप इसी वीडियो को देख करके अपने सेट ए का भी मैच कर सकते हैं, सेट बी को भी मैच कर सकते हैं और सेट डी को भी मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश जो आपका पेपर हुआ है, ये बहुत अच्छा पेपर हुआ है और इजी पेपर रहा है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और जो क्वेश्चंस आपको बताए थे वो सारे आ गए। तो यहाँ पे देखिए, पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपसे सिनोनिम ऑफ द वर्ड पैराडोन का पूछा गया। पैराडोन मतलब होता है क्षमा करना। और ये वाला क्वेश्चन है ना, पहले ही मैंने सॉल्व करवाया प्रीवियस ईयर का, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर अभी भी आप नहीं देख के जा रहे हैं तो आपके क्वेश्चंस जो है लास्ट ईयर में से आते हैं, एक दो आते हैं। तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन करवाया हुआ था मेरा। तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर जरूर देखिए, ठीक है। क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं उनको जरूर देखा करें। तो ये आपके लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर से आया हुआ है। पैराडोन का मतलब होता है क्षमा। फॉरगिव का भी मतलब होता है क्षमा। एक्सक्यूज किसी करते हैं तो भी वो होता है क्षमा। और ओवरलुक का भी मतलब क्षमा ही होता है, यानी ऑल ऑफ द अबव जो है, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, ए वर्ड दैट इज यूज बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। एक वर्ड जो, एक शब्द जो नाउन या किसी प्रोनाउन से, संज्ञा या सर्वनाम से पहले यूज किया जाता है टू शो सम रिलेशन इज कॉल्ड। तो ऐसे वर्ड्स को हम कैसे शो करते हैं? तो इन वर्ड्स को जो है हम शो करते हैं टू से, ऑफ से, आपने देखा भी होगा इन से। तो हम जो भी है इन द कैबिन, तो इन फोर, जैसे इन है आपका, या फोर शब्द है, ये किसी वर्ड से पहले लगाते हैं, टू लगाते हैं, कभी कभी हम ऑफ लगाते हैं, ठीक है। आउट ऑफ भी लगा देते हैं, आउट ऑफ भी लगा देते हैं, ठीक है। तो इन सब वर्ड्स को जब हम किसी शब्द से पहले, जो संज्ञा या सर्वनाम से पहले लगाएं, तो इसके रिलेशन को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो 25 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर है आपका, आपने देख लिया होगा 25 नंबर का क्वेश्चन पेपर है। तो आपको 25 नंबर में से मात्र 40% नंबर चाहिए, जो कि आपका 10 नंबर होता है। यानी 10 मार्क्स आप ला करके आसानी से एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। तो 10 नंबर आपको केवल चाहिए, और आपने आसानी से प्राप्त भी कर लिए होंगे, क्योंकि मैंने जो आपको वीडियो दिया था, जो चीज़ पढ़ाई थी, वो सारी चीज़ें पूछी गई है। मैं बताता रहूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें मैंने पढ़ा दी थी आपको। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन उसकी बात करते हैं। हाउ मैनी वोकल साउंड्स, अब यहाँ पे वोकल मतलब आपके कंठ से जो ध्वनियां निकलती हैं, वोकल साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश। तो यहाँ पर देखो, वोकल साउंड की बात की गई है, यहाँ पे अल्फाबेट की बात नहीं की गई है। अगर अल्फाबेट पूछता तो 26 होते हैं अल्फाबेट, ठीक है। वोकल साउंड्स मैंने बताया था आपके 20 तो होते हैं जो है स्वर में, और 24 होते हैं आपके व्यंजन में। टोटल मिला के वोकल साउंड्स जो होते हैं हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में, जो साउंड्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ साउंड्स जो होते हैं आपके 44, टोटल नंबर ऑफ साउंड्स 44 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन 44 नहीं है। और यहाँ पे जो है आपको अल्फाबेट पूछता तो 26 लिख देते। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि ये इसमें आंसर फिर क्या दें, क्योंकि 44 है नहीं और बचता हुआ आपका 26। तो हम इसी को आंसर को मैच करते हुए चलते, क्योंकि इसके अलावा कोई भी ऑप्शन जो है आपके सिलेबस से भी मैच नहीं खाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 26 जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फाबेट नहीं पूछा है, साउंड पूछा है। लेकिन साउंड जो है 44 होते हैं, वोकल साउंड जो है टोटल कितने होते हैं? 44। मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। और जो है यहाँ पे 44 का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो हम अल्फ़ाबेट मानते हैं कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट जो है वो पूछ रहा होगा, तो ये 26 हो जाएंगे। 45 आपके साउंड्स होते हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, 44 ही है आपके सिलेबस में। तो 45 का तो ऑप्शन चूज करना पॉसिबल ही नहीं है। आपने पढ़ा ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपके 44 साउंड्स तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का वीडियो देखा होगा, तो पहला ही जो क्वेश्चन है मैंने बताया था, उसमें डिप्थोंग कौन से होते हैं, ठीक है। उसमें वॉवेल्स कितने होते हैं, वॉवेल्स के साउंड कितने होते हैं, और फिर जो है कॉन्सोनेंट कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट के साउंड कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस करके बताया था उसमें। तो मैंने टोटल साउंड्स आपको बताए थे 44, जिसमें आपके 20 तो होते हैं वॉवेल्स के, ठीक है, और आपके 24 साउंड्स होते हैं कॉन्सोनेंट के। टोटल मिलाकर के जो साउंड हो जाते हैं 44। तो 44 तो साउंड हमारे होते हैं। एक स्पेशल साउंड इन स्पेशल कैटेगरी में लिया जाता है, जो कि आपके सिलेबस से बाहर है, जिसको मिला करके एक साउंड एक्स्ट्रा लिया जाता है। और उस एक्स्ट्रा साउंड को जो है हम जो है उल्टे ई से इस तरह से व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसको जो है अगर हम बोले तो एसचुआ बोलते हैं, सचुआ, इस तरह से सचुआ लिखा आता है अगर हिंदी में बोले तो इसको इंग्लिश में जो है यहाँ पर वो स्पेशल साउंड लिया जाता है, तब जाके ये 45 होता है। लेकिन आपके सिलेबस में ये 45 वाला कोई भी ऑप्शन ही नहीं है। तो आप यहाँ पे 26 का ऑप्शन जो है पिक कर सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसेप्टिव स्किल। अब रिसेप्टिव स्किल क्या होता है आपको मैं बता चुका हूं, आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा, और ये भी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ये भी आपका लास्ट ईयर के क्वेश्चन में से आया हुआ है। ठीक है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन में से आया हुआ है ये। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका लिसनिंग एंड रीडिंग जो है ये रिसेप्टिव स्किल होता है। रिसेप्टिव क्यों होता है कि लिसनिंग करते हैं तो हम रिसीव करते हैं। ठीक है, लिसनिंग मतलब किसी चीज़ को सुनते हैं तो हमारे पास क्या होती है, रिसीव होती है। किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो पढ़ते भी हैं तो भी वो हमको सुनाई देता है, तो उसको भी हम रिसीव ही करते हैं। लेकिन जो है आप राइटिंग करते हैं तो वो रिसीव नहीं करते हैं। ठीक है, राइटिंग जो है आप लिख करके दूसरों को शो करते हैं, वो आप गिव करते हैं, रिसीव नहीं करते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप जब स्पीक करते हैं तो भी आप किसी दूसरे के लिए करते हैं। ठीक है, तो राइटिंग और स्पीकिंग जो है ये आपके रिसेप्टिव ना होकर के कौन से इस वो हो जाते हैं, ये हो जाते हैं आपके आउटपुट। ठीक है, और लिसनिंग एंड रीडिंग जो है इसको हम इनपुट भी बोलते हैं, इनपुट स्किल भी बोला जाता है। लिसनिंग एंड रीडिंग को जो है हम इनपुट स्किल भी बोलते हैं। इसको हम दो तीन चीजें बता देता हूँ, इसमें आपको सेकंड ईयर में भी काम आ जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बनते हैं सेकंड ईयर में भी। तो यहाँ पे देखिए, लिसनिंग स्किल, लिसनिंग एंड रीडिंग स्किल को जो हम रिसेप्टिव स्किल बोलते हैं, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसको रिसेप्टिव स्किल बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है एक और अगर आपसे पूछ ले कि लिसनिंग और रीडिंग जो है इसको हम पैसिव स्किल भी बोलते हैं। ठीक है, पैसिव स्किल भी बोलते हैं। और इसके अलावा जो है इसको हम बोलते हैं इनपुट स्किल, इनपुट स्किल भी बोलते हैं। और इसको एक चौथे नाम से भी जाना जाता है, स्किल फॉर कॉम्प्रिहेंशन, स्किल फॉर कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो आपका ये चारों नाम में से अगर आता है कि भाई रिसेप्टिव स्किल क्या है, या पैसिव स्किल क्या है, या इनपुट स्किल क्या है, स्किल फॉर कॉम्प्रिहेंशन क्या है, तो लिसनिंग एंड रीडिंग, एल एंड आर जो है ये इस तरह के आपके स्किल कहलाते हैं। बाकी बचता क्या है आपका, आपका बचता है स्पीकिंग एंड राइटिंग, जो कि आपका डी ऑप्शन देख रहे हो आप, स्पीकिंग एंड राइटिंग, ये ऑप्शन है ना, ये आपका आउटपुट स्किल है। अब इसको अगर हम समझ ले तो यहाँ पे समझ ही लेते हैं, तो आपका इसको बोलते हैं हम आउटपुट स्किल, आउटपुट स्किल होता है। और जो है इसको हम, ये रिसेप्टिव है तो ये प्रोडक्टिव है, ये प्रोडक्टिव स्किल है। साथ ही साथ जो हम इसको पैसिव की जगह क्या बोलेंगे, एक्टिव स्किल बोलते हैं इसको, ये एक्टिव स्किल है आपका। और इसके अलावा जो है स्किल फॉर एक्सप्रेशन होता है, ये कॉम्प्रिहेंशन के लिए होता है। स्पीकिंग और राइटिंग जो हम एक्सप्रेस करते हैं, तो ये स्किल फॉर एक्सप्रेशन। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन से दो क्वेश्चन क्या कई क्वेश्चंस तैयार हो चुके हैं, आपको ध्यान रखना है, सेकंड ईयर में आपके काम आएगा। नोट्स हम जब आपको बताएंगे तो फिर सेकंड ईयर के नोट्स आपको बताएंगे उसमें। विच टाइप ऑफ ग्रामर इज नॉन एज फॉर्मल ग्रामर। फॉर्मल ग्रामर जो है वो थ्योरेटिकल ग्रामर को भी बोलते हैं, फॉर्मल ग्रामर जो है हम थ्योरेटिकल ग्रामर को भी बोलते हैं। और जो थ्योरेटिकल ग्रामर या फॉर्मल ग्रामर है इसको हम सेकंड जनरेशन ग्रामर भी बोलते हैं, इसी को हम सेकंड जनरेशन ग्रामर भी बोलते हैं, सेकंड जनरेशन ग्रामर। ठीक है, तो इसको हम सेकंड जनरेशन ग्रामर ही बोलते हैं। तो थ्योरेटिकल ग्रामर हो या फिर आपका फॉर्मल ग्रामर हो या सेकंड जनरेशन ग्रामर हो, तीनों एक ही चीज है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ हैंड राइटिंग डिफेक्ट, राइट एनी फोर कॉजेज। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है नोट्स में, भाई गुड हैंड राइटिंग के मतलब क्या इफेक्ट है, या कैसे हाउ टू इम्प्रूव गुड बैड हैंड राइटिंग, तो वही तो है आपके, उसी को बस आपको सही से लिख देना था। सबसे पहला तो हम बता सकते हैं कि वे ऑफ सिटिंग पोस्चर, मतलब हमारे बैठने का तरीका जो है हमारी हैंड राइटिंग को क्या कर सकता है, डिफेक्ट कर सकता है, खराब कर सकता है। और उसके अलावा जो है क्वालिटी ऑफ पेपर एंड इंक जो यूज करते हैं, दूसरा हमारा पहला नंबर तो मैंने बताया सिटिंग पोस्चर, हम कैसे बैठे हुए हैं। दूसरा जो है हमारा क्वालिटी ऑफ पेपर कैसा है, इंक कैसा है, पेन कैसा है, ये भी हमारे राइटिंग जो हैंड राइटिंग है उसको डिफेक्ट करेगा, यानी खराब करेगा, उसका कॉज है ये। और उसके अलावा अगर हम तीसरा मैं बात करूं तो वे ऑफ होल्डिंग पेंसिल एंड पेन, हम किस तरह से पेन या पेंसिल को पकड़ते हैं, वो भी हमारी हैंड राइटिंग को खराब करेगा, कॉज करेगा।
और उसके अलावा जो है हम चौथा पॉइंट इसमें डाल सकते हैं, लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ हैंड मूवमेंट। अगर हम हाथों को ढंग से घुमा नहीं सकते, जगह स्पेस नहीं मिल रही, हम सही तरीके से हाथों का मूवमेंट नहीं कर रहे, तो भी हमारी हैंड राइटिंग क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ हैंड मूवमेंट, हैंड मूवमेंट मतलब हाथों का जो है पूरा का पूरा फ्री स्पेस मिलना चाहिए, हाथ जो है सही तरीके से घूमना चाहिए। उसके अलावा और बता सकते हैं, इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट बिटवीन राइटिंग एंड थिंकिंग। अगर हम सोच कुछ रहे हैं और लिखना कुछ चाहते हैं, तो वहाँ पे भी हमारी राइटिंग जो है खराब हो जाएगी। तो एडजस्टमेंट अगर हमारा राइटिंग और थिंकिंग के बीच में सही नहीं है, तो भी हमारी राइटिंग खराब हो जाएगी। तो ये सारे के सारे कॉजेज हैं। ये तो मैंने 5 आपको जनरल बताए जो सिंपलेस्ट हैं। आप तो और भी लिख सकते हो, 10-10, 12-12 मैंने आपको बताए हुए हैं। इसके बाद द चेंज, अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन जो है इसकी बात करते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे जो है आपको पैसिव में बताना है सबसे पहले, मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय इन दिस क्लास। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सीधा, हम लिख सकते हैं सबसे पहले, अगर हम पॉजिटिव बनाएं तो नो वन एल्स इन द क्लास, हमारा जो है पहला आ जाएगा, नो वन एल्स इन द क्लास इज एज इंटेलिजेंट एज, क्या नाम है, मोहन। तो ये तो हमारा पहला आ गया कि हम इसको पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं। तो हमने पॉजिटिव में बता दिया कि भाई इसके जैसा तो कोई क्लास में इंटेलिजेंट है ही नहीं। दूसरा जो हम यहाँ पर अगर चेंज करते हैं इसको कंपेरेटिव में, तो कंपेयर कर देंगे, तो मोहन इज मोर इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे लिखेंगे मोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर, क्योंकि कंपेयर करेंगे, कंपेयर की बात कर रहे हैं, देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास, क्योंकि क्लास की बात हो रही है, तो इन द क्लास। और थर्ड वाला पार्ट जो है हमें चेंज करना है, जिसमें हमारे को सुपरलेटिव बनाना है। तो इसमें जो है कंपैरिजन नहीं आएगा, इसमें सिंपल लिख देंगे, मोहन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। मोहन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन दिस क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये तीनों के तीन हमें लिखने थे, यहाँ पर तीनों लिखने पे आपको 2 नंबर मिलते। अब आपको सुपरलेटिव, पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री तो आती होगी, ठीक है ना। तो इसमें हमारा जैसे बेस्ट बेटर, आपका गुड बेटर बेस्ट होता है, तो इस तरह से हम सुपरलेटिव में भी चलते हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव और आपका पॉजिटिव डिग्री में चलते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है इसकी बात करें, वाई इंग्लिश इज कंसिडर्ड एज इंटरनेशनल लैंग्वेज नाउडेज। ये क्वेश्चन बिल्कुल सटीक सीधा सीधा ऐसे ही मैंने दिया हुआ है, आपको करवाया था, सभी ने लिख दिया होगा कि भाई आज के समय में इंग्लिश जो है एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में क्यों कंसिडर किया जाता है। तो हम बता सकते, मैंने आपको पढ़ाया था, हिंदी में भी समझाया था कि भाई इंग्लिश जो है वो सर्वमान्य भाषा है। दूसरे देशों से आपको नौकरी प्राप्त करनी है या अपने ही देश में नौकरी आसानी से प्राप्त करने के लिए सबसे बढ़िया भाषा मानी जाती है। यहाँ तक कि जो भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जहाँ पर एडवोकेट है, जजेस हैं, या जो भी इंजीनियर्स हैं, वो सारे के सारे जो बातें करते हैं वो इंग्लिश में करते हैं। इवन जो है आप कहीं भी ट्रैवल करना चाहते हैं तो आसानी से जो है आप ट्रैवल कर सकते हैं। सोसाइटी में आपका जो है सम्मान बढ़ता है अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को समझते हैं और बोलते हैं। तो ये सारे सारे इसीलिए नाउडेज जो है इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में जो है कंसीडर किया जाता है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन बिल्कुल कराया था, आपने कर दिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है, जिसने पढ़ा था उसने कर दिया होगा। तो चौथा क्वेश्चन भी करवाए, देखते जाइए, आप सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। व्हाट आर द रीजंस ऑफ रिटार्डेशन, ये रिटार्डेशन वाला क्वेश्चन मैंने आपको सीधा सीधा बताया था आपको। इन मेकिंग द करेक्ट हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश,
जब हम स्पीकिंग इंग्लिश करते हैं तो उसमें जो है हमारे रिटायर्डेशन क्यों हो जाता है, क्या रीज़न से कि हम जो है उसको करेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्या उसके रीजंस हो सकते हैं। तो हम दो चार रीजंस तो इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 नंबर के 4 रीजंस तो छोटे छोटे डाल सकते हैं। हम कह सकते हैं कि वी डोंट स्पेंड एनफ टाइम फॉर इंग्लिश या स्पीकिंग इंग्लिश। और सेकंड हमारा रिटायर्डेशन क्यों होता है, वी डोंट अप्लाई इंग्लिश टू द रियल लाइफ सिचुएशंस। हमें सामान्य जो जीवन की परिस्थिति है उसमें हम इंग्लिश का उपयोग करते ही नहीं है बोलने में। तो ये भी रिटायर्डेशन यानी कि उसको क्या होती है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। और वी स्पेंड टू मच टाइम ऑन ग्रामर, अगर हम ग्रामर ही देखते रहेंगे तो स्पीकिंग जो है नहीं कर पाएंगे, तो वो भी एक जो है रिटायर्डेशन का कारण है। मैंने आपको सारा लिखवाया हुआ है ये। उसके अलावा जो है हम कह सकते हैं कि वी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, हम जो है गलतियां करने से डरते हैं, तो इसीलिए हम स्पीकिंग नहीं करते इंग्लिश, कि भाई ये गलती हो जाएगी तो बोलते ही नहीं है ना। तो ये भी एक रीज़न है। 4 तो मैंने आपको बता दी है। उसके बाद आप लिख सकते हो लैक ऑफ ए गुड प्लान टू स्पीक इंग्लिश, है ना। आपका जो प्लानिंग सही नहीं है कि स्पीकिंग इंग्लिश करनी है, तो उसके वजह से भी रिटायर्डेशन हो जाएगा, जो है मंदन हो जाएगा। मंदन बोलते हैं, अगर मैं इसको शुद्ध बात में बोलूँ, मंदन जो है, मंदन मतलब कमी क्यों आती है, मंदन बोलते हैं रिटायर्डेशन को। और उसके अलावा एक और रीज़न आप लिख सकते हैं, आप जो है कंसिस्टेंट नहीं है अपनी स्टडीज़ में या स्पीकिंग इंग्लिश में। आप हमेशा मतलब कभी बोल दिया, अचानक बोल दिया, दिन में एक बार बोला, फिर हफ्ते में एक बार बोला, ऐसा है, तो कंसिस्टेंट नहीं है आप, पर डे उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। 8 आवर्स में 2 घंटे आपको यूज़ करना था तो 2 घंटे आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या है, आप कंसिस्टेंट नहीं है इन स्टडिंग और स्पीकिंग इंग्लिश। ये भी एक रीज़न हो जाएगा। और आप जो है कभी कभी ये भी सोचते हैं, वी थिंक दैट वी डोंट नीड इंग्लिश, तो ये भी एक स्पीकिंग का भी कारण हो जाता है रिटार्डेशन का, भाई हमें इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, ये भी सोचते हैं। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं, मैंने तो आपको 7-8 रीज़न बता दिए। और भी रीजंस हैं जिनको आप लिख सकते हो, बट मैंने सिंपलेस्ट रीज़न आपको यहाँ पे बताया है। तो इस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, नोट्स में मैंने दिया था ये। आपने जितने भी पढ़े हैं नोट्स, तो उनको दिक्कत नहीं आई होगी इस पेपर में। अगला क्वेश्चन मैंने बताया था कि स्कैनिंग या स्कीमिंग के ऊपर क्वेश्चन आएगा, लिख करके दिया हुआ है आपको कि स्कैनिंग क्या होती है। तो स्कैनिंग आप जानते ही हो, मैंने बताया था। रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू फाइंड सम स्पेसिफिक फैक्ट जो है स्कैनिंग कहलाती है, बस इसको हम अपने लैंग्वेज में लिख सकते थे सिंपली। क्या स्कैनिंग क्या होता है, रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू फाइंड एन स्पेसिफिक फैक्ट। जैसे कि हम जो है स्कैनिंग किसकी करते हैं, न्यूज़पेपर की करते हैं। पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ जाए तो 8 घंटे से भी ज़्यादा लगेगा, तो जो है हम क्या करते हैं, स्कैनिंग कर लेते हैं, मेन तथ्यों को जो है हम देख लेते हैं। लुकिंग थ्रू आउट द टेक्स्ट वेरी क्विकली टू फाइंड द स्पेसिफिक डिटेल, ये भी आपका इसका छोटा सा जो है क्या हो जाएगा, डेफिनेशन हो जाएगी। तो ये आपको नंबर के हिसाब से ही केवल आपको डेफिनेशन लिखनी है। अगर ये ज़्यादा बड़ा बोलता, 3-4 नंबर का पूछता, तो स्कैनिंग को थोड़ा डिटेल में समझाते, मैंने आपको डिटेल में भी समझाया था। तो स्कैनिंग जो है बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, इसका लिख देते, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि आपको पूछा कि आप क्या जानते हैं स्कैनिंग क्या होती है, बस इतना लिखना था कि स्कैनिंग भैया क्या होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई ब्रेन स्टॉर्मिंग इज एसेंशियल टू अचीव प्रोफिशिएंसी इन राइटिंग स्किल। अब इसने क्या बोला है, यानी कि जो आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, विचार मंथन। ठीक है, विचार मंथन बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, विचार मंथन। तो ये विचार मंथन क्यों आवश्यक है, ठीक है, अचीव करने के लिए प्रोफिशिएंसी इन राइटिंग स्किल। तो हमें जो है अगर दक्षता हासिल करनी है राइटिंग स्किल में, यानी लिखने के कौशल में, तो भैया ब्रेन स्टॉर्मिंग क्यों आवश्यक है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, अभी मैंने ब्रेन स्टॉर्मिंग का आपको हिंदी बता दिया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है विचार मंथन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम विचार मंथन। अब आपको समझ में आ जाएगा कि इसको लिखना क्या था, बहुत ही सिंपल सा आंसर था इसका। देखो, किसी विषय पर लिखना शुरू करने से पहले अगर विचार मंथन कोई भी लेखक या विद्यार्थी कर लेता है, तो उसको जो है लिखने में मदद मिलती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ब्रेन स्ट्रॉमिंग हेल्प्स राइटर और स्टूडेंट टू जनरेट मोर डिटेल्स और आइडिया बिफोर बिगिनिंग टू राइट अबाउट एनीथिंग। ठीक है, तो ये जनरल आइडिया दे देता है कि भैया हमें विचार मंथन मैंने कर लिया, सोच लिया कि मुझे क्या लिखना है, तो बस उसके बाद हम लिख पाएंगे आसानी से, है ना। तो यहाँ पर राइटिंग की बात हो रही है, तो लिखने की बात हो रही है। और जो है एक और चीज़ है, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या करता है, लिखने की चिंता को कम करता है। इससे क्या होता है कि लिखने का जो समय होता है ना, वो कम लगता है। लिखने में जो है हमको ज़्यादा समय नहीं लगता है, लिखने की चिंता कम हो जाती है, तो हम जो है समय भी कम लगाते हैं उसमें। तो हम कह सकते हैं कि ब्रेन स्टॉर्मिंग
can also help to reduce the writing anxiety and focus attention on the most relevant content when writing। ठीक है, हम ये भी बता सकते थे। तो हमने बताया कि ब्रेन स्टॉर्मिंग सिंपल सिंपल से आप बचो, विचार मंथन करेंगे तो हमारे को देखो जो लिखना चाहते हैं वो अच्छे विचारों के साथ लिख सकते हैं, लिखने में बहुत ही कम समय लगेगा। तो ये जो है क्या करेगा, ये अचीव कराता है। यही चीज़ तो ब्रेन स्टॉर्मिंग का काम है बस। अब इसमें आपको 2 लाइन लिख देनी थी, 2 पॉइंट लिखते 2 नंबर मिल जाता। अगला जो प्रश्न है देखिए, 8वां प्रश्न, एक्सप्लेन इन ब्रीफ एक्सटेंसिव रीडिंग एंड राइट इट्स एनी 2 एम्स। मैंने आपको बताया था एक्सटेंसिव रीडिंग पूछता है, इंटेंसिव रीडिंग पूछता है, उसके बारे में नोट्स में मैंने लिखा था, इसके एम्स भी मैंने बताए हुए हैं। ठीक है, और एम्स तो काफ़ी बताए हुए, तो आपने ये 2 एम्स लिख दिए होंगे, और एक जो है एक्सटेंसिव रीडिंग की जो है आपने यहाँ पे बता दिया होगी क्या होती है। तो इसके बारे में लिख करके इसके केवल 2 ही एम आपको बता देने थे। तो यहाँ पर जो है इसको आप करते तो आपको 4 नंबर मिलते हैं। ये बड़ा क्वेश्चन है आपका, तो 4 नंबर यहां से प्राप्त कर सकते थे। अगर मैं बात करूं व्हाट आर द एम्स ऑफ टीचिंग रीडिंग, ये भी मैंने क्वेश्चन कराया था, ऐसा नहीं है कि ये ऊपर वाला ही करवाया था। टीचिंग रीडिंग के एम्स क्या है ये भी क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, तो आपने ये भी कर दिया होगा। दोनों में से कोई एक ही करना था, तो जो आपको सरल लगा होगा, जो आपको याद होगा वो कर देना था। तो इस तरह से 4 अंक आपको प्राप्त हो जाने थे। तो ये भी क्वेश्चन हमने किया था, ठीक है, नोट्स में दिया हुआ है। अब यहाँ पे आता है लेटर राइटिंग की बात। तो लेटर राइटिंग में आपको बता चुका हूं कि लेटर राइटिंग भैया एग्जामिनर की मर्जी होगा तो दे देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो इस बार आपका एग्जामिनर खुश हुआ आपसे और उसने आपको दे दिया है एप्लीकेशन राइटिंग। एप्लीकेशन सभी ने लिख दिया होगा कि एप्लीकेशन टू यूर प्रिंसिपल फॉर लीव फॉर 6 डेज टू अटेंड मैरिज ऑफ योर सिस्टर, करवाया हुआ है मेरा ये। आपने देखा होगा वीडियो तो आपको पता होगा कि मैंने ये सारे लेटर राइटिंग करवाए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है यू आर हेड बॉय ऑफ योर कॉलेज इन्फॉर्म द स्टूडेंट अबाउट द स्पेशल क्लासेस ऑफ कंप्यूटर्स इन समर हॉलीडेज, द मास्टर ऑफ द क्लास विल बी रिनोव्ड कंप्यूटर एक्सपर्ट महेश दास, राइट ए नोटिस। अब ये नोटिस की बात हुई है, तो मैंने बताया था क्वेश्चन पेपर में आपको लिखकर बताया था नोटिस, ठीक है, नोटिस एप्लीकेशन, ये लिखा हुआ था मैंने मोटे मोटे अक्षरों में कि एप्लीकेशन और नोटिस जो है आपका आ जाएगा, एग्जामिनर आप पे मेहरबान हुआ। तो और वही चीज़ हुआ, 4 नंबर में आपको एप्लीकेशन दे दिया, जो कि सबने बच्चों ने ये 6 डे का लीव जरूर लिया होगा अपने सिस्टर के मैरिज को अटेंड करने के लिए। और इस क्वेश्चन को मैं करा भी चुका हूँ, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये पेपर आपका बहुत ही बेस्ट गया होगा। और सभी के यहाँ पर, मैं तो बोल रहा था कि 10 मार्क्स आना चाहिए आपके, लेकिन मेरे को लगता है कि सभी के 20 मार्क्स से 25 मार्क्स भी आ सकते हैं। कुछ कुछ बच्चों के 25 मार्क्स पूरे आ सकते हैं। हाँ, कोई एमसीक्यू गलत हो जाए तो मे भी पॉसिबल है कि एक आधा नंबर कट जाए, अन्यथा मैं मानता हूँ कि मैक्सिमम जो 24 नंबर तो आसानी से बच्चा ला सकता था। इसमें फुल में से फुल स्कोर आपका यहाँ पे होने वाला था। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, जिनके पास अन्य कोड है वो अपना मैच कर सकते हैं यहाँ से सारे आंसर्स जो मैंने आपको बता दिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।